सिमरन को आना है, आ जाएगी तो ठीक है, उसका पता नहीं मुझे। चलो, कल वाले टॉपिक क्लियर थे, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है पढ़ने के लिए। अच्छा, कल अपन ने यहाँ पे जो थ्रेड पढ़ने चालू किए थे, वो थ्रेड थे यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेड्स। ठीक है ना, तो उसमें एक टॉपिक अपन ने, मेरी आवाज आ रही है सबको लाउड एंड क्लियर हो पहले तो? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो फैमिलियरिटी थ्रेड्स कल अपन लोगों ने पढ़ना चालू किया था। एक उसमें लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सन अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। और एक अपन ने पढ़ लिया कि भाई रिलेशनशिप अगर आपके टीम मेंबर का होता है या पार्टनर का होता है तो उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है। एक फैमिलियरिटी थ्रेड रिक्रूटमेंट सर्विसेज से पढ़ता है। रिक्रूटमेंट सर्विसेज में समझाना क्या चाहते हैं? अच्छा, इससे खाली रिक्रूटमेंट सर्विस के बारे में इन्होंने बोला है कि भी अगर आप अपने क्लाइंट को रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अच्छा, ध्यान से मेरी बात समझना है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर ऑडिटर अपने क्लाइंट को रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। रिक्रूटमेंट सर्विसेज का क्या मतलब होता है वो मैं अभी फर्दर डिस्कशन में रखता हूँ। तो अगर आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उससे सिर्फ फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट नहीं हो रहा, उससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट होता है और इंटिमिडेशन थ्रेट भी क्रिएट होते हैं। If the firm is involved in recruiting senior person for the client, the firm may also be considered to be assuming management responsibility. देखो, पहली बात तो क्लाइंट की कंपनी में किसी पर्सन को रिक्रूट करना आपका काम नहीं है। ये अपना काम है क्या कि उनकी कंपनी में अपन उनके लोग उनके लिए रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें, वो अपना काम है? वो मैनेजमेंट का काम है? वो किसका काम है? मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट का काम है, तो उसको करने दो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, पहली बात तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां ले रहे हो, जो आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। पर इन्होंने यहाँ पे वर्ड जो यूज किया है ना, वो सभी इंप्लॉयज के लिए यूज नहीं किया है, वो सीनियर के लिए यूज किया है। तो जनरली हम लोगों को जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि हो सकता है कि हम उनको रिक्रूटमेंट सर्विस दे भी रहे हो। ठीक है, हम क्लाइंट के लिए उनके एम्प्लॉयज रिक्रूट करें, लेकिन अगर वो बहुत छोटी पोजीशन पे काम करते हैं या उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं रहता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को अपन रिक्रूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीनियर पर्सन है, मतलब जो सीनियर एम्प्लॉयज है, उनको आपको रिक्रूट नहीं करना चाहिए। ठीक है। नाउ अब रिक्रूटमेंट करना एक चीज हो गई कि भाई आप रिक्रूटमेंट ही कर रहे हो। रिक्रूटमेंट से मतलब क्या हो गया भाई? कि भाई आप उनके लिए कैंडिडेट्स को का जो है वो इनिशियल लेवल से, मतलब उनके अ, उनको इनवाइट करना, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना, उनकी क्वालिफिकेशंस रिव्यू करना, सिलेक्शन हो गया, फाइनलाइजेशन हो गया, सब आप ही कर दो। ये एक सर्विस है ना? तो ये आप दे सकते हो, नहीं दे सकते वो अलग बात है। एक सर्विस के बारे में इन लोगों ने बताया है, वो है क्वालिफिकेशन रिव्यू करना और क्लाइंट के एम्प्लॉय का इंटरव्यू कंडक्ट करना। ठीक है। रिव्यूइंग क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट टू एडवाइज ऑन फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसीज अलाउड। तो क्या होता है कि देखो, माइट भी हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है, ही इज नॉट इन बाय हिमसेल्फ, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो उसको नहीं पता, मान लीजिए कि कोई उसको अकाउंटेंट अपॉइंट करना है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट करना है, तो उस पोजीशन पे अपॉइंट तो उसको करना है, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई उस पोजीशन पे रहने के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या कैंडिडेट को आना चाहिए काम, ये सब चीजें क्लाइंट को नहीं पता। तो उसने बोला क्लाइंट ने ऑडिटर को, काम करो, आप ऑडिटर हैं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी को एक छोटी सी हेल्प ये कर दीजिए कि भाई इस पोजीशन पे क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, वो आप रिव्यू कर लीजिए और जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे उनको इंटरव्यू कर लीजिए। ठीक है। इससे आपकी कोई जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ये किसी तरह का कोई थ्रेट ये लोग कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ क्वालिफिकेशन, अगर आप रिव्यू करते हो या आप एप्लीकेंट का इंटरव्यू करते हो, तो इन्होंने ये चीज अलाउ कर रखी है। ठीक है भी, बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? सर बट सीएफओ तो काफी सीनियर मैनेजमेंट का हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? सीनियर मैनेजमेंट का पर्सन हो जाएगा तो उसको कैसे करेंगे। नहीं, मैनेजमेंट का पर्सन हो जाएगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन को रिव्यू ही तो किया है। एप्लीकेंट का सिलेक्शन आपने ही किया है, लेकिन एप्लीकेंट का इंटरव्यू आपने लिया है। मैं ये कह रहा हूँ, सिलेक्शन आपके ऊपर नहीं छोड़ा उन्होंने। उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू आपके ऊपर छोड़ा है, क्वालिफिकेशन रिव्यू करना छोड़ा है। ये मैनेजमेंट को काम करना चाहिए,
बट इन्होंने कुछ हद तक हम लोगों को ये अलाउ किया है, ठीक है। काम यस मैनेजमेंट सर। का ही है, देखो बहुत सारी सर्विसेज मैनेजमेंट को खुद से ही करनी पड़ते हैं काम, लेकिन आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आप समझते होगे, जब मैनेजमेंट अपना काम खुद नहीं करके वो आउटसोर्स कर देता है। पढ़ा है आउटसोर्सिंग आपने? यस सर। ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत सारा काम आउटसोर्स करता है, तो ये काम मैनेजमेंट ने अपने को आउटसोर्स किया, अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इफ इट इज लिमिटेड टू रिव्यूइंग द क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यूइंग द एप्लीकेंट टू एडवाइज ऑन फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, ठीक है, यहाँ तक वो अलाउड है, ठीक है, कि भाई आप ये आपसे बस क्या चाह रहा है आपका क्लाइंट, आप ये चाह रहा है कि भाई आप उसकी क्वालिफिकेशन को रिव्यू कर लो और वो फाइनेंशियल कॉम्पिटेंट है या नहीं उसके लिए आप उसका इंटरव्यू कंडक्ट करके वो बता दो, ठीक है। आगे समझ में, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Now, recruitment services may be provided to an audit client, provided the client makes all management decision, including the determining the suitability of the candidate, selecting a suitable candidate, determining employment terms, negotiating recruitment. आप अपने क्लाइंट को रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस सर्विस में जो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं वो मैनेजमेंट ही लेगा। जैसे कि भाई फाइनलाइज करना कि भाई ये कैंडिडेट फाइनल है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब आप गाइडेंस के रोल में आप खड़े होकर के क्लाइंट को बता रहे हैं देखो भाई ये क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है, अब उसका फाइनल करना है नहीं करना है ये डिसीजन मैनेजमेंट ही लेगा। देखो फर्क हो रहा है, आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के रोल में नहीं हो, आप सिर्फ गाइडेंस के रोल। फर्क समझ में आ रहा है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी के रोल में, आप सिर्फ गाइडेंस के रोल में, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आपने क्वालिफिकेशन बता दी, सब चीजें हो गई, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसीजन मैनेजमेंट पे आपने छोड़ देना है, वो आगे क्या करते हैं निर्णय, ये ये डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे सकते हो सब्जेक्ट टू कि मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी को डिटरमाइन करना है, चाहे कैंडिडेट का सिलेक्शन है, चाहे उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है, चाहे उसके साथ रिम्यूनरेशन जो भी आप उसका डिसाइड करना चाह रहे हो। तो ये सब तरह का जब तक डिसीजन मैनेजमेंट ले रहा है ना, तब तक आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। वैदिक समझ में आया? एक बार समझा दीजिए। वापस वापस सुन लो एक मैं क्या बार कह रहा हूँ, हाँ वापस से सुन लो। एक्चुअली मुझे थोड़ी आवाज तुम लोगों की कम आ रही है आज, माइट भी कुछ नेटवर्क का इशू है। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिक्रूटमेंट सर्विसेज अब क्या होता है कि देखो इसको समझो, रिक्रूटमेंट सर्विसेज क्या होती है। तो आपके क्लाइंट को एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, काम करने के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज उनको चाहिए होते हैं, तो अब कई बार आप ये काम आउटसोर्स कर देते हैं, आप कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे को जो भी एम्प्लॉयज की जरूरत होगी हम तो रिक्वायरमेंट भेज देंगे, आप हमारे लिए कैंडिडेट्स ढूंढो, हमें सेलेक्ट करके भेज दो, इसको रिक्रूटमेंट सर्विसेज कहते हैं। पहले वो टर्म क्लियर हो गई यहाँ पे, जैसे यस ये तो क्लियर है रिक्रूटमेंट सर्विसेज क्या होता है, वो तो समझ में आ गई ना बात। यस ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि क्या रिक्रूटमेंट सर्विसेज हमारा ऑडिटर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है, कि मतलब जिस क्लाइंट के लिए आप ऑडिट कर रहे हो उसी क्लाइंट के लिए को आप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हो नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन समझ में, पहली बात तो यस ये कह रहे हैं कि दे सकते हो सब्जेक्ट टू, जब डिसीजन लेने की बारी आएगी, ठीक है, आप सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो डिसीजन मैनेजमेंट लेगा, चाहे भी वो कैंडिडेट की सुटेबिलिटी डिटरमाइन करना हो, चाहे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हो, चाहे उसके साथ रिम्यूनरेशन नेगोशिएट करना हो, मतलब जो फाइनल उसकी सैलरी डिसाइड करनी, इन सब चीजों को लेकर के डिसीजन आपका मैनेजमेंट ही लेगा, आप डिसीजन नहीं ले सकते, ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर सकते हो, आप उनका फीडबैक दे सकते हो कि भाई देखो मैंने 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया, ये इनका मेरा फीडबैक, ठीक है,
मेरे हिसाब से ये सैलरी आपको देनी चाहिए। ये सब चीजें गाइडेंस के तौर पे आप उनको दे सकते हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं लेंगे। इतना सा ही फर्क। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे शुभन वैदिक? यस सर। Yes, sir. ये इन्होंने समझाया। ठीक है, द फर्म कैन नॉट प्रोवाइड रिक्रूटमेंट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट हु वुड बी। और इन लोगों के लिए आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज किसी भी तरह की फिर नहीं देंगे। कौन कौन लोग हो गए? एक तो डायरेक्टर हो गया, एक अगर कोई मैनेजमेंट में सीनियर पोजीशन है, और वो पोजीशन इस तरह की पोजीशन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोसेस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। मतलब अगर वहां पे कोई पर्सन आएगा तो वो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करेगा, मतलब उसका काम जो भी वो करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उस पर्सन के लिए, डायरेक्टर के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन के लिए आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अभी याद रखने वाली बात क्या हो गई? बात ये हो गई कि भाई आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करो, अदर एम्प्लॉयज के लिए करो, वहां भी डिसीजन आप नहीं लोगे, वो आप काम कर सकते हो। जब बात सीनियर मैनेजमेंट के लोगों की आएगी, डायरेक्टर्स की आएगी, और जहाँ डिसीजन मेकिंग की आएगी वो मैनेजमेंट करेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस और नो? यस सर। वैदिक समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, तो ऑडिट क्लाइंट के साथ एम्प्लॉयमेंट, अ सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन, सब तरह सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है, फैमिलियरिटी भी क्रिएट हो रहा है, इंटिमिडेशन भी क्रिएट हो रहा है। जब कोई एम्प्लॉय या फर्म का पार्टनर आपके ऑडिट क्लाइंट के पास, आपकी क्लाइंट के पास जाकर के नौकरी करने लग जाए या उसका डायरेक्टर बन जाए। से फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास एक ऑडिट फर्म है, ABC पार्टनर्स। ठीक है, ये लोग ऑडिट करते हैं किसकी? XYZ लिमिटेड की ऑडिट करते हैं। ठीक है, कि अब ये जो हमारा पार्टनर है वो पार्टनर फर्म छोड़ करके अब इसमें बचा कौन? जब ये चला गया, B और C बचे यहाँ पे, कैसे होना? बचा कौन? यही बचे, ये तो चला गया हमारा, ये आया ना? यस सर। है ना? आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल आया ना? ठीक है, तो ए आपका आ गया वो XYZ लिमिटेड में यहाँ आकर के, और इनके पास अब यहाँ पे जॉब करने लग गया। ही मे बिकम अ एम्प्लॉय, ही मे बिकम अ डायरेक्टर, जो भी है। तो अगर वो यहाँ पर आ गया है, अब देखते हैं भाई इसने यहाँ पे जॉब क्या ज्वाइन की है, तो या तो ये कंपनी का डायरेक्टर बन गया है, या फिर ये कंपनी के ऐसी पोजीशन पर है जो पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस पोजीशन पे इसने अपॉइंट यहाँ पे हुआ है। नाउ दिस सर्कमस्टांस इज गिविंग अ थ्रेट। क्यों भाई? क्योंकि आप ही की फर्म का पर्सन अब यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर है या फिर इस पोजीशन में जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो आप इसको जानते हो, फैमिलिटी हो गई, जान पहचान हो गई, हाँ या ना? यस सर। आप इसको जानते हो, आप ही यहाँ पे पहले काम किया हुआ था, अब वो छोड़ करके चला गया, तो रिलेशन में सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, इंटिमिडेशन आ जाता है, दबाव आता है, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है? करना ये है कि फर्म ये इंश्योर करे कि भाई इसके और आपके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रहे, सच एज एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट्स और पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म। तो भाई सब तरह के रिलेशनशिप इसके साथ खत्म करने। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि भाई कोई पैसा इसको देना रह गया है, कोई बेनिफिट ये फर्म से लेता है, कोई पेमेंट ये फर्म से लेता है। ठीक है, और पार्टिसिपेशन इन द फर्म बिजनेस और, तो इसको सब तरीके से हमको अलग करना पड़ेगा। भैया तू जा, हो गया तेरा काम। ठीक है, तूने अब क्लाइंट की कंपनी में चला गया, हमसे किसी तरह का कोई रिलेशनशिप मत रख। ना हम तेरे को किसी को पैसा देंगे, ना हमारे फर्म के बिजनेस में तू कोई पार्टिसिपेट करेगा, ना तेरे से कोई प्रोफेशनल सर्विस हम लेंगे, कोई हेल्प लेंगे। सब तरह के रिलेशनशिप आपको कट कर देने। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? ये बात जल्दी यस बताओ सर। भाई। हाँ, वैदिक समझ में आ गया यहाँ पे? आगे बढ़े? Yes, sir. आ गया. ठीक है, तो आप उससे रिश्ते खत्म कर दो पूरी तरीके से, किसी तरह का कोई रिलेशनशिप आपको उसके साथ नहीं रखना है।
ठीक है, अब ये थ्रेट है या नहीं, ये डिटरमिन करने के लिए हमारे पास सर्टेन फैक्टर्स हैं। क्या क्या है वो? अब देख लो भाई, आपका अगर फर्म से कोई पर्सन गया है तो क्या पोजीशन उसने क्लाइंट के यहाँ पे ली है, ठीक है। ये पर्सन ऑडिट टीम में इसका इन्वॉल्वमेंट क्या था, देखो ये देखना पड़ेगा कि पहले हमारे पास ये क्या काम कर रहा था। अभी चलो ये तो हमारा पार्टनर है, से फॉर एग्जांपल एक ही फर्म में कोई पर्सन काम करता था, ठीक है, और बहुत ही छोटी पोजीशन पे था, फर्म में क्लर्क था, ये छोड़ करके यहाँ आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा क्या आपके ऑडिट करने पे, ये बताओ। नो सर। नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो बेचारा क्लर्क की नौकरी कर रहा था यार, छोड़ करके चला गया, क्या फर्क पड़ गया। तो इसका इन्वॉल्वमेंट ऑडिट टीम में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑडिट टीम में क्या इन्वॉल्वमेंट आपका उस पर्सन का रहा है, ये कंसीडर करने वाली बात, ठीक है। कितने टाइम वो ऑडिट टीम में रहा है, ठीक है, और किस पोजीशन पर वो ऑडिट टीम में रहा है। ऑडिट टीम में भी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, उनके सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, काफी सारी पोजीशंस होती हैं। तो अब आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे इस थ्रेट का को एनालिसिस करते हुए कि भाई ये थ्रेट है, किस लेवल का थ्रेट है, कम है, ज्यादा है। तो आपको देखना है कि भाई क्लाइंट की यहाँ पे क्या क्या पोजीशन थी है उसकी, वो ऑडिट टीम में किस तरीके से इन्वॉल्व था, कितना टाइम वो ऑडिट टीम पे बिता करके गया है, ठीक है, और वो किस पोजीशन पे ऑडिट टीम में काम कर रहा था। आ गया समझ में, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये सारे फैक्टर्स हो गए जो आपको कंसीडर करने हैं बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन कि हाँ भी ये थ्रेट है भी या नहीं। यस और नो? यस सर। वैदिक आ गया भाई समझ में, आगे बढ़े इसको। यस सर। ठीक है, अब सेफगार्ड्स क्या क्या है कि भाई अगर देखो आपको लग रहा है ये थ्रेट है, तो ऑडिट प्लान का मॉडिफिकेशन करो, ठीक है ना। हमें जो प्लानिंग हमने ऑडिट की करी है, अब हमारा क्योंकि कोई एम्प्लॉय, टीम मेंबर या पार्टनर हमारी फर्म छोड़ के क्लाइंट के यहाँ पे नौकरी करने चला गया है और ये थ्रेट है, तो फिर ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारा ऑडिट प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें ऑडिट टीम के मेंबर्स में जो है वो थोड़ी सी फेरबदल करनी पड़ेगी। हमें हमारी ऑडिट टीम में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनका सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। Assigning individuals to the audit team who have sufficient experience in relation to the individual who has joined the client. तो जिसका sufficient experience है, मतलब कहने का मतलब से फॉर एग्जांपल कि अब आप दो जने हो, शुभ एंड वैदिक, ठीक है, और आप दोनों एक ऑडिट टीम में काम कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो आप शुभ, आप जानते हो वैदिक को टीम में, तो आपको पता है भाई वैदिक क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है काम। यस और नो? यू हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद वैदिक, ये मैं बोलूँ, है ना भाई। तो यही बोलूंगा कि भाई शुभ को वैदिक के पास काम करने का सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, उसने किया है साथ में काम, है ना, समझ में यस आ रही है सर। बात? यस और नो? यस सर। तो हमें टीम में ऐसे इंडिविजुअल्स की जरूरत है जिन्होंने उस इंडिविजुअल के साथ काम किया हो पहले से। ये जरूरी है, जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो उसके साथ काम करने का, ऐसे इंडिविजुअल्स को हमको टीम में लाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। ये चीज, तो एक तो ऑडिट प्लान मॉडिफाई कर दीजिए, उसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स ऑडिट टीम में लेकर के आइए जिनका सफिशिएंट एक्सपीरियंस उस इंडिविजुअल के साथ रहा है काम करने का, ठीक है। हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर रिव्यू दो, और इसके अलावा एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कीजिए जो काम उसने किया है उसको रिव्यू करेगा। क्लियर है, समझ में आया बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। चलिए, अब अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड क्लाइंट है तो फिर वही बात शुरू से हम लोग समझते आते हैं कि जब क्लाइंट हमारा लिस्टेड हो जाता है ना बेटा, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपकी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। तो जब लिस्टेड क्लाइंट है, ठीक है, पार्टनर्स अगर छोड़ करके, पार्टनर वर्ड यूज किया है उन्होंने, अगर छोड़ करके क्लाइंट की, लिस्टेड क्लाइंट के यहाँ पे डायरेक्टर या फिर ऐसे एम्प्लॉय की पोजीशन पे चला गया जिसका इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा, इंडिपेंडेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वर्ड देख लो बेटा क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने, लिस्टेड क्लाइंट के लिए क्या मानते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज मानेंगे, आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है, फिर ऑडिट कर सकते हो क्या अगर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है तो? नो सर। नहीं कर सकते ना। तो अगर ऑडिट फर्म में पार्टनर छोड़ करके चला गया क्लाइंट के पास, क्लाइंट लिस्टेड है, वहां जाके डायरेक्टर बन गया या एम्प्लॉय की पोजीशन में आ गया जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज है। नाउ एक एक्सेप्शन हम यहाँ पे बता देंगे, वो है 12 महीने का पीरियड। अनलेस सब्सिक्वेंट टू द पार्टनर चीजिंग टू बी अ की ऑडिट पार्टनर और senior partner, the client had issued audited financial statements covering a period of not less than 12 months, and the partner was not a member of the audit team with respect to audit of those financial statements। मतलब एक 12 महीने का पीरियड हम बता, से फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है, ये खत्म हो गया 24 अपना। हाँ ये खत्म हो गया ना, ये वाला अकाउंटिंग पीरियड अभी खत्म हो गया। ये कब खत्म हुआ हमारा? 31st March। फिर चालू हुआ 24 पोस्ट अप्रैल। 25। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल कंसीडर 31st मार्च एज अ डेट ऑफ रेजिग्नेशन। हमारा पार्टनर यहाँ से छोड़ करके गया 31 मार्च, कहाँ गया? क्लाइंट के यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर चालू हो गया 24 25, इसका बनेगा 31 मार्च को। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया इस डेट और इस डेट के बीच में? कितना डिफरेंस आ गया? कितने महीने का डिफरेंस है ये? 12 months। ये 12 मंथ्स का difference। तो उसको रिजाइन किए हुए 12 महीने हो गए, और इन 12 महीने की अगर ऑडिट होगी तो ये पार्टनर इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा। हुआ है क्या पार्टनर इन्वॉल्व, ये बताओ? नो सर। ये तो 31 मार्च को छोड़ करके चला गया था ना, तो इस पीरियड में जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट हुई है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व नहीं रहा। The client had issued audited financial statement covering a period of not less than 12 months, and the partner was not a member of the audit team with respect to the audit। तो क्योंकि इस पीरियड में इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होगी 31 मार्च के बाद में, तो जब इस वाले पीरियड की ऑडिट हो जाएगी, ठीक है, जो कि 12 महीने को कवर करते हैं, और इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट उस पार्टनर का नहीं रहा है, उसके बाद ही आपको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ले दे करके इन्होंने 12 महीने का पीरियड बीच में रख दिया कि छोड़े हुए अगर 12 महीने हो गए तो फिर आप यहाँ पे, और उस पूरे पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाए, ऑडिट हो जाए, उस पर्सन का कोई रोल ना रहे, तब हम आपको इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। वैदिक समझ में आया? यस सर। क्या कह रहे हो? यस सर, आ गया समझ। आ गया? मेरे को थोड़ी आवाज कम आ रही है हाँ। कोई डाउट हो तो बता देना भाई, ये चीजें देखो एसेंशियल हैं, तो अगर इन केस कोई समझ में नहीं आया तो बता देना। अच्छे से आ गया ना समझ में आता? यस सर, आ यस गया। सर। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं, इफ अ सीनियर और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म जॉइंस अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज 12 मंथ्स हैव पास्ड सिंस द इंडिविजुअल वाज अ सीनियर और मैनेजिंग। ये 5 to 4 के अंदर इन्होंने 5 to 6 12 महीने का पीरियड आपको क्लैरिफाई कर दिया, कम से कम 12 महीने का पीरियड का गैप आ जाना चाहिए, फिर आप तब तक के लिए तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज मानेंगे, मतलब ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे सेल्फ रिव्यू थ्रेड, फैमिलिटी खत्म हो गया भाई, है ना। नेक्स्ट आपके सेल्फ रिव्यू थ्रेड है। ये थ्रेड तब क्रिएट होता है जब आप अपना काम खुद ही चेक करो। ठीक है, तो आप अपना काम अगर खुद चेक करोगे तो एक बात बताओ, उसमें कमियां निकालोगे क्या? नो निकालोगे? नहीं, सर। नहीं निकालोगे। तो ये थ्रेड जनरली तब क्रिएट होते हैं। अब क्या क्या काम आप अपने लिए कर सकते हो? जैसे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हो गई। मैं एक बार ना हेडिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हो गई आपकी, इंटरनल ऑडिट सर्विस हो गई आपकी, टैक्स सर्विसेज हो गई आपकी, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका आईटी सर्विसेज हो गई, वैल्यूएशन सर्विसेज हो गई।
ठीक है, और आपकी लीगल सर्विसेज आ जाएंगी फिर, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज और आपकी लीगल सर्विसेज। ठीक है, तो जब आप क्लाइंट के लिए कोई ऐसा काम करें जो कि सब्जेक्ट को ऑडिट होगा, मतलब उसकी ऑडिट होगी काम की, और फिर आप ऑडिट भी खुद ही करोगे उसकी, तो उससे थ्रेट क्रिएट होगा नहीं होगा? होगा थ्रेट। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो काम करने के लिए, आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो काम करने के लिए। यस और नो? नहीं होगे ना, आप अपना काम करोगे क्लाइंट के लिए, फिर उसी काम को चेक भी करोगे। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर ऑडिटर्स जिस क्लाइंट की अकाउंटिंग करते हैं उसी क्लाइंट की ऑडिट भी करते हैं। ठीक है, ये अलाउड है कि आप अपने क्लाइंट की अकाउंटिंग कर सकते हो, उसको ऑडिट भी कर सकते हो। जब कंपनीज छोटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड ही होती है ना, या उनका एक टर्नओवर से कम का टर्नओवर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बुक, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे ही मिलेंगे आपको जिसमें मैन्यू, और ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ही हम ये मान के चलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट नहीं। इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो क्रिएट होता है, लेकिन हमारे पास सेफ गार्ड अवेलेबल है कि कैसे उसको रिड्यूस किया जाएगा। चलिए, आया समझ में यहाँ पे? यस और नो ये बात? यस सर। तो सारे ऑडिटर्स ये काम करते हैं, अकाउंटिंग भी करते हैं, ऑडिट भी करते हैं। अब अकाउंटिंग सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है? ठीक है, जैसे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिटर्मिनेशन करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, क्लासिफिकेशन करना है ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने, पेरोल सर्विस करने। देखो, अब अकाउंटिंग क्या है, इस चीज को समझो कि अकाउंटिंग में भी दो पार्ट्स हैं। अकाउंटिंग में भी बेटा दो पार्ट्स हैं, एक रिकॉर्डिंग है, एक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग रूटीन नेचर की होती है, होती नहीं होती रूटीन नेचर की? ठीक है, सेल हुई रिकॉर्ड कर ली, परचेज हुई रिकॉर्ड कर ली, ऐसे ही करते हैं। रिकॉर्डिंग रूटीन नेचर का सब्जेक्ट है। यस और नो? यस सर। ठीक है, आप एक जैसा ही काम रोज करोगे, तो जो रूटीन नेचर के काम होते हैं वो इन्होंने बोला हम आपको अलाउड कर देते हैं। लेकिन जैसे अब डिसीजन मेकिंग की आप बात करते हो, डिसीजन लेना पड़ रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन की पॉलिसी हम लोग क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, यस और नो? होते हैं ना यस डेप्रिसिएशन के सर। कई सारे। तो यस हम सर। कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या होगी, डाउट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी, व्हाट विल द। तो डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो मैनेजमेंट का काम। अगर आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भैया मेरी अकाउंटिंग कर लो, तो जो रूटीन नेचर का काम है ना, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेल परचेज के एंट्री में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ज्यादा दिमाग लगाना होता है क्या? एक बात बताओ, वो तो क्लैरिकल नेचर का काम होगा, अकाउंटेंट बैठेगा कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है क्या? कोई दिमाग लगाने का काम ज्यादा उसमें नहीं है। तो जो रूटीन नेचर का काम है, कहते हैं कि आप रूटीन नेचर का काम कर लो। ठीक है, discussing accounting treatment, proposing adjustmenting journal entries are normal part of the auditing process। तो किसी चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आप निर्णय नहीं ले रहे हो, जर्नल एंट्रीज प्रपोज करनी है। ठीक है, एंड इससे किसी तरह का कोई थ्रेड बेटा क्रिएट नहीं होता, एज लॉन्ग एज द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन आपके साथ। क्योंकि भाई आप तो एक्सपर्ट हो ना यार, आप बहुत डीप में अकाउंटिंग पढ़ोगे। ठीक है, तो आप एक्सपर्ट हो, तो वो क्लाइंट आपका जानता है, तो वो क्लाइंट आपसे कहता है भैया मैं अकाउंटेंट अलग बैठाऊंगा, ऑडिटर अलग बैठाऊंगा, आप दोनों काम कर लो। ठीक है, आप मुझे बता देना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, डिसीजन मैं ले लूंगा ये करना है नहीं करना। आप मुझे एडजस्टमेंट बता देना, डिसीजन मैं ले लूंगा। ये फर्क हो गया। तो जब तक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने के लिए, ये जो रूटीन नेचर का काम है आप कर सकते हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो जहां डिसीजन मेकिंग की एक बात है कि वो आप करिए। अब जो नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, ठीक है, उनको आप बुक कीपिंग की सर्विसेज दे सकते हो, जो कि रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना। अगर रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर की बुक कीपिंग सर्विसेज देते हो तो दे सकते हो, नॉन लिस्टेड क्लाइंट है।
लेकिन लेकिन इन्होंने बोला कि ऑडिट फर्म को अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी। वो टीम जो अकाउंटिंग करेगी क्लाइंट की, वो टीम ऑडिट नहीं करेगी फिर, है ना? समझ में आ रहा है फर्क? ये सुनो, सेफ गार्ड आ गया। कह रहे हैं सर्विस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो अलग अलग टीम बनाओ। ठीक है, एक टीम जिसने अकाउंटिंग करी, ठीक है, वो फिर अब इसकी ऑडिट नहीं करेगी। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ यस भाई। सर। वैदिक समझ में आया? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म दी सर्विसेज एंड एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर उसको इन्वॉल्व करो जो ऑडिट वर्क को रिव्यू करेगा, ताकि क्या, देखो, लोगों का ट्रस्ट आए कि हाँ देखो इन्होंने टीम अलग रखी है, अलग अलग लोग हैं काम करने के लिए। ठीक है, एक काम करने के बाद भी इन्होंने एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करके अपने काम को रिव्यू कराया, तो एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब ये वाली सर्विसेज इन्होंने बताई है, इनको हम रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर मानते हैं। पेरोल कैलकुलेशंस करना रूटीन नेचर का काम है। रिकरिंग ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो रोज होते हैं, सेल्स एंड परचेज। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्लाइंट डिटरमाइन अगर कर रहा है तो आप उसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन, इट इज ओनली अ कैलकुलेशन, आप करो कोई और करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करना लेजर में, ठीक है। पोस्टिंग क्लाइंट अप्रूव एंट्रीज, जो क्लाइंट ने एंट्रीज अप्रूव कर दी हो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उन्हीं के बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। ये काम रूटीन नेचर के होते हैं जो किए जा सकते हैं क्लाइंट के लिए। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन जब बात लिस्टेड क्लाइंट की आ जाए, अ फर्म कैन नॉट प्रोवाइड अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट विद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज व्हिच फॉर्म्स ऑफ द बिल। तो अगर आप लिस्टेड क्लाइंट को अकाउंटिंग एंड बुक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेस फॉर्म करती है, ठीक है, अ फर्म कैन प्रोवाइड अकाउंटिंग। अब लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया, लिस्टेड कंपनी की भी कोई डिवीजन अगर है और वो डिवीजन इमटेरियल, मतलब क्या होता है, कंपनी बहुत बड़ी है, लिस्टेड कंपनी है, उसका एक छोटा सा कोई डिवीजन है जिसकी अकाउंटिंग मटेरियल अकाउंटिंग भी नहीं है, तो आप इवन एक लिस्टेड क्लाइंट के कोई छोटे से डिवीजन की अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इमटेरियल अकाउंटिंग। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो लिस्टेड क्लाइंट के लिए आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन इन एक्सेप्शनली लिस्टेड क्लाइंट के कोई छोटी सी अंडरटेकिंग डिवीजन जो कि उसके लिए मटेरियल डिवीजन है, छोटी सी डिवीजन है, 100 रुपए का बिजनेस वो करती है, तो 50 पैसे का उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वो आप उसकी ऑडिट और उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अपना आज अकाउंटिंग खत्म हो गया, कल इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। वो हिया और वो सिमरन भी आज नहीं आए। ठीक है, कल हम लोग इंटरनल ऑडिट सर्विसेज पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो बता दो। नो सर, नो डाउट। नहीं है, कोई डाउट नहीं है?